नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज दो ऐसे आईटी बिजनेसेस के ऊपर जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और वो अपने हाई से या तो काफी नीचे चल रहे हैं या फिर एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो उनको हमें देखना है, स्टडी करनी है, क्योंकि आईटी बिजनेस में आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड सिचुएशन हियर। तो हमें उसको वॉच लिस्ट में लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और जहां अच्छे रिजल्ट्स है खासकर उनको तो हमें देखना ही चाहिए। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही इस वीडियो का उद्देश्य किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देना है। अगर आप किसी भी तरह का डिसीजन इस वीडियो को देख के लेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ले, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग एनीथिंग। ओके, अब आते हैं यहां पर। तो हम बात करने वाले अच्छे रिजल्ट्स मिले हो, अच्छा सेटअप वहां बनने की तैयारी हो रही हो, या फिर कोई मूव नहीं आया हो और वो इनवाइट कर रहे हैं बुल्स को कि यहां पे आके हमें वॉच लिस्ट में लो। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है इन दिस लिस्ट, दैट इज एम्फेसिस लिमिटेड, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ एम्फेसिस। फर्स्ट हैव अ लुक एट द फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी। हम एक बार फंडामेंटल्स को देखेंगे, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। सो इफ वी चेक द फंडामेंटल्स, और यहां पे अगर हम देखें तो देखो 55,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो 30 का है, आरओसी और आरओई को देखते हुए ठीक ठाक कह सकते हैं हम, ये नहीं कह सकते ओवर वैल्यूड है। अब आओ यहां पर, मैंने वेबसाइट क्यों खोली है, ध्यान रखना मैं एक वेबसाइट पे रिलाई नहीं करता हूं। आज मैं स्क्रीनर को यूज कर रहा हूं, कल मैं कोई और यूज करूंगा, क्योंकि किस पे क्या डाटा मिल रहा है हमें वो देखना है और सारी वेबसाइट्स को यूज करना है। डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक दिखेगी आपको यहाँ पे। मार्केट कैप टू सेल्स 3 पे मिल रही है, 3.7, जो कि एक आईटी बिजनेस है, ये एक बढ़िया वैल्यूएशन माना जाता है आईटी के अंदर। अब आते हैं यहाँ पे पैग रेशियो, तो 5 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन देता है पैग रेशियो, बाकी कोई नहीं दे रहा है। ऑल्दो फ्री कैश फ्लो आईटी में हमेशा अच्छा होता ही है, तो यहां पे भी वही सिचुएशन है। इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करें तो वहां पे भी आपको कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की निशानी नहीं देखने को मिलती। यहां आते हैं, अब मैंने इस वेबसाइट को क्यों खोला है ये समझो, फिर मैं समझाऊंगा ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। आईटी बिजनेस है ये तो आपको पता ही है। अब जरा देखो, 5 साल का एवरेज है 30 का पी, 29.5। अभी हमारा पी क्या चल रहा है 30.9। तो कहां से ये एक्सपेंसिव हो गया, मतलब ये फेयरली वैल्यूड है, यानी एक चेक पास कर दिया। अब हमें चाहिए खाली अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड हो, वैल्यूएशन अच्छी हो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, तो उसके बाद में खाली अप ट्रेंड का कंफर्मेशन ही तो चाहिए, तो फिर बुल्स को इनवाइट किया जाता है। तो हमें वो देखना है। 3 साल का एवरेज पी रेशियो भी 29 के आसपास है। इफ यू लुक एट द 10 ईयर एवरेज पी रेशियो, दैट इज 23। 10 ईयर के अंदर 23 जरूर, लेकिन 5 साल और 3 साल के पी रेशियो के लगभग पास में ही ट्रेड कर रहा है, और 10 ईयर के पी रेशियो से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां पे आते हैं जरा रिजल्ट्स पे, चलो क्वार्टर रिजल्ट्स, ये आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लगाया है। यहां देखो, सितंबर 2024 में 3500 करोड़ का रिवेन्यू था, और इस साल वो लगभग 4000 करोड़ का रिवेन्यू हुआ। 18% के मार्जिन, 18 ही रहे। अगर आप मार्जिन को देखना चाहो तो फ्लैट 18 से 19% के मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है लगातार। भले आईटी की मंदी आई हो, चाहे कुछ भी हो, कंपनी ने मेंटेनेंस किया है, ध्यान रखो। प्रॉफिट्स को देखा जाए 423 करोड़ से 469 करोड़, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डिप, यानी कोई भी बड़ी डिप नहीं है जो कि प्रॉफिट में मुझे देखने को मिली हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये आप ध्यान में रखिए। जैसे आप देखिए यहां पे मार्च 2024 ये प्रॉफिट 393 था, तो यहां पे मार्च का प्रॉफिट 446 हो गया। यहां पे जून का 405 था, तो ये बढ़ के 442 हो गया। 423 था, 469 हो गया। दिसंबर 2023 में चले 374 था, वो यहां पे 428 हो गया। तो मुझे कोई भी सिंगल ईयर ऑन ईयर डिप देखने को नहीं मिली, जबकि आईटी में इतनी मंदी है, तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखो, स्टॉक का चलना नहीं चलना दैट इज डिफरेंट थिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटली या वैल्यूएशन वाइज वो कैसा है, और उसका मैनेजमेंट ने कैसे मैनेज किया है आईटी की इस मंदी की मार को। तो यहां पे आप देखेंगे तो रिवेन्यू में मुझे कोई बड़ी डिक्लाइन नहीं दिखती। ऑल्दो ये भी सच है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाई, लेकिन जब इंडस्ट्री ही पूरी एकदम दबी हुई हो, अपने आप को संभालने में जो कह दे कि स्ट्रगल कर रही हो, उस टाइम पे अगर आप अच्छा अपने आप को मेंटेन करो और बड़ी डिप नहीं आने दो, तो वो भी एक अच्छी चीज है। आपके मार्जिन्स अच्छे मानूंगा मैं आपका प्रॉफिट्स भी अच्छा ही मानूंगा, खराब में नहीं कह सकता। हाँ, ग्रोथ मिसिंग है, शायद इसी वजह से मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा, लेकिन यही तो वजह है कि यहां पे बड़ी डिप भी नहीं आ पा रही। सो हमें दोनों तरीके को एनालाइज करना होगा, बुल्स का पलड़ा, बेयर्स का पलड़ा, और दोनों को एनालाइज करना आना चाहिए। तो यहां पे मुझे कोई इश्यू नजर नहीं आता। क्लियर हुआ? अब जरा इसकी ग्रोथ देखो। अगर 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 7% के आसपास आ रही है, 5 साल की 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10% की है, 5 साल की 7% के आसपास आ रही है। अब प्रॉफिट ग्रोथ कम आ रही है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 2020 का साल था, उसके बाद में 21 में बढ़ा, 22 में आपको अच्छी ग्रोथ दिखी, 23 में और दिखी, 24 से देखो एक डिप शुरू हुई, फिर भले ही आप ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट ले रहे हो, ग्रोथ नहीं आई तो आपको मार्केट ने वैल्यूएशन नहीं दिया, लेकिन आपके प्रॉफिट्स गिरे नहीं, इसलिए मार्केट ने आपको
रेस्पेक्ट भी दिया और आपको बड़ा डिप भी नहीं दिया। तो ये हमारी सेल और ये ग्रोथ मिली। अब आओ जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, इन्वेस्टर्स ने क्या किया है। सो प्रमोटर्स आर डूइंग नथिंग एज ऑफ नाउ, वो अपनी होल्डिंग एज इट इज रखे हुए हैं। एफआईज ने यहाँ पे थोड़ा सा बेचा है, डीआईज ने उतना ही ऐड कर लिया है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक के पास है क्या, कुछ भी नहीं है, 4% की होल्डिंग है और 1,45,000 शेयर होल्डर यहां पे सितंबर 2025 तक है, यानी कि हाईली पॉपुलर स्टॉक नहीं है पब्लिक का। अब ये पैसे कैसे कमा रही है वो एक चीज और समझ लो, यहां पे मैं दिखाता हूं इसका रिवेन्यू सोर्स क्या है, वो चीजें हमें समझनी जरूरी है। थोड़ा सा चलो इसको जूम करते हैं, लुक एट दिस। यहां पे आओ तो देखो ये रिवेन्यू मिक्स है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप कहां कहां से। एप्लीकेशन मेंटेनेंस से लगभग 74% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। बिजनेस प्रोसेस सर्विस यानी कि बीपीएस जो सर्विस है वहां से 15% की रिवेन्यू, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस से लगभग 12% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आती है। अब ये तो इसकी बात। अब इसमें चलेंगे हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप में। यहां पे आओ, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो। तो यूएसए से 83% 84% रिवेन्यू आती है, डिपेंडेंसी है। यहां पे देख सकते हो आप। उसके बाद में ईएमईए बिजनेस से लगभग की 9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है वो यहां पे आती है। अब ईएमईए क्या है ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं यहां लिख देता हूं, यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, इसको ईएमईए बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, ईएमईए बोला जाता है। यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया इतना। तो डिपेंडेंसी कहां है भाई, हमें पता चल गया यूएसए के ऊपर आपकी एक भारी डिपेंडेंसी है जो हमें पता चल चुकी है यहां पे। अब इसके अलावा देखो, हमें अगर कोई और जानकारी चाहिए, जैसे बिजनेस वर्टिकल अगर हम एनालाइज करना चाहें, वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई जानकारी की जरूरत है नहीं ज्यादा, वो इन डेप्थ एनालिसिस फिर कितनी कर लो, उसका कोई अंत तो है नहीं। बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट से लगभग 51% की, और यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, उस वर्टिकल से लगभग 20% की रेवेन्यू। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो है वहां से लगभग 14% की रेवेन्यू, यानी कि वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी जो है उनको ये अपनी जो सर्विसेज प्रदान करती है उससे इसकी रेवेन्यू। इंश्योरेंस बिजनेस पे डिपेंडेंसी कम है, 5.6% के आसपास है। अब चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे, लेट्स हैव अ लुक बिना टाइम गवाए कि क्या हो सकता है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। फर्स्ट एनालाइज द पास्ट डाटा एंड द प्रीवियस करेक्शंस। तो पहले क्या हुआ है, पास में 65% टूटा था, कब, 2009 से लेके 2010 के आसपास। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2020 के आसपास हमें वो क्रैश दिख ही रहा है, हालांकि उसकी शुरुआत 2018 में हो गई थी। ये अगर आप देखना चाहो ना तो ये देखो 2018 अगस्त जुलाई से वो दिख रहा है हमें कि ये गिरना शुरू हुआ था। उससे पहले देखो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन और साइडवेज फेस में था, फिर जब निकला एक अच्छा ऊपर गया, यहां पे भी 50% करेक्ट हुआ, यहां पे 54% करेक्ट हुआ। राइट नाउ अगर देखा जाए तो स्टॉक ने एक अप ट्रेंड लिया था, हम उसे मना नहीं कर सकते। दिस वाज अ क्लियर अप ट्रेंड, यहां पे क्लियर अप ट्रेंड था जो कि यहां पे टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, एक वापस यहां पे मंदी आई, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, और फिर अब एक बड़े रेजिस्टेंस जोन की तरफ जो है वो कंपनी आ चुकी है। यानी कि ये बुल्स को क्या बोल रही है, बुल्स को बोल रही है राइट नाउ आई एम साइडवेज। आईटी अगर थोड़ा बहुत भी मोमेंटम दिखाएगा तो इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर इसको रिव्यू किया जा सकता है। दिस इज रिव्यू पॉइंट, ओके, रिव्यू पॉइंट। क्लियर, ये एक रिव्यू पॉइंट होगा। क्या मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि रिव्यू कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमें उसको चेक करना है, चीजों को समझना है। ये तो हुआ हमारे पास में मंथली चार्ट। अब आप देखोगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जस्ट उसके पास में ही आ जाएगा, इधर से निकलते ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ना, दिस विल बी प्लेइंग अ बिग रोल। क्यों? क्योंकि यहां पे कई महीने कंसोलिडेशन हुआ था, कई महीने, और 7-8 महीने यहां पे कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे आया। सो दिस फील्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन। याद है मैं कहता हूं कि ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे में एक्यूमुलेशन। सो दिस फील्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्रेकडाउन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहां पे देखने को मिला। वीकली चार्ट पे चलिए, यहां पे चीजें क्या बोलती है। सो यू कैन योरसेल्फ सी हियर कि यहां पे कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, एंड दिस इज मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क करता हूं, यहां से बार बार प्राइस का रिजेक्शन जो है वो खुद इंडिकेट करता है कि इस प्राइस के ऊपर शायद इसको बुल्स रिव्यू कर सकते हैं, तो हमें रिव्यू करके देखना चाहिए। क्लियर। अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी ट्रेंड है साइडवेज, किसके बाद भाई, एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज है, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन इसके ऊपर कंफर्म होता है, तब तक कंफर्म नहीं माना जाता एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। आइए डेली चार्ट पे चलते हैं यूजिंग दिस वन। सो वी कैन आल्सो सी कि डेली चार्ट भी हमें वही इंडिकेशन कुछ देता हुआ नजर आ रहा है कि यहां से आपका एक नीचे ऊपर, और ये यहां पे मल्टीपल रिजेक्शंस है जो हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात क्या है, अगर आप देखोगे अभी स्मॉल कैप के अंदर हमें दिख रही है कि थोड़ी बहुत गिरावट है, मंदी दिख रही है, लेकिन ये लास्ट 15 दिन से अब ट्रेंड में है, एकदम मार्केट के कॉन्ट्रा बिहेव कर रहा है। वैसे तो पहले भी कर रहा था, पहले कर रहा था तो वीकनेस थी, अब कर रहा है तो स्ट्रांग हो रहा है। और अगर ये स्विंग हाई करते हैं, वी शुड चेक एंड रिव्यू दिस कंपनी। आप भी समझ गए होंगे। एक और फैक्टर है यहाँ पे, वो देखिए
सो यहां पर मैंने लगाया है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन है, वो मैंने लगाई है। रिसेंट में ब्रेकआउट जोन से पहले एक जो है हमें देखने को मिल रहा है वॉल्यूम सी। तो अगर ये वॉल्यूम आया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि इसके ऊपर वो सस्टेन करे रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर करता है तो माना जाएगा कि ये वॉल्यूम अच्छा था, नहीं करता है, यहां से घूमता है, तो सिंपल है, माना जाएगा किसी ने चिपकाया है। हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि वॉल्यूम क्यों बना, किस लिए बना, हमें मतलब है प्राइस एक्शन से। सो प्राइस एक्शन इसके ऊपर होगा तो हम रिव्यू करके जरूर देखेंगे। एज यू कैन सी यहां पे आपको चीजें पता चल रही होगी और साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यस, ये एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे आके यहां पे लड़ाई लड़ रहा है, बुल बेयर की फाइट है, उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज वन ऑफ द चार्ट जो मेरी वॉच लिस्ट में भी है, मैं भी इसे क्लोजली वॉच कर रहा हूं। चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी इस लिस्ट में मेरे सामने है, दैट इज न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहां पे आइए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। मैं पहले इसका आपको फंडामेंटल जरूर दिखाऊंगा। यू कैन सी दिस वन कि यहां पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अब सारे आईटी बिजनेस क्या एम्फेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबने वैसा मैनेज नहीं किया ना। लेट्स हैव अ लुक एट द फंडामेंटल्स। तो ये मेरे सामने आ गया न्यूजेन का फंडामेंटल डाटा। ये भी एक आईटी बिजनेस है, मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ का है। आरओसी आरओई को देखते हुए पी थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फेयरली वैल्यूड लगता है। यहां पे आ जाओ, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। अगर हम इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करें तो भी ठीक ठाक कहेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स ज्यादा है, तो अब समझ आया। एम्फेसिस आपको कम मार्केट कैप टू सेल्स में मिल रहा था, इसमें मार्केट कैप टू सेल्स ज्यादा है, यानी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन उससे ज्यादा माना जाएगा। पैग रेशियो यहां पे अच्छा है। अब पैग रेशियो के मामले में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो हर एक चीज अलग अलग है। फ्री कैश फ्लो इसमें कम होगा, एक छोटी साइज की कंपनी है, वो कहां 55,000 करोड़ और कहां है 12,000 करोड़। अब आओ जरा एक बार इसके रेशियोज को देखते हैं, एवरेज रेशियो क्या रहे हैं। सो 5 साल का एवरेज पी रेशियो है 30 के आसपास का, ये आपको नजर आएगा, दैट इज 30। करंट पी रेशियो जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 35-36। तो ये हमारे पास अभी का डाटा आ रहा है। तो अभी उससे कितना ऊपर चल रहा है? अभी बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं चल रहा। अब 3 साल का डाटा लेते हैं, 3 साल में तो 43 आ रहा है, उससे नीचे चल रहा है। 10 साल का डाटा ले तो 10 साल के डाटा में 23। तो आईटी का एवरेज बिजनेस जो मेरे पास आ रहा है ना, ये जो मिड साइज या स्मॉल साइज आईटी बिजनेस में 23 से 25 के बीच में आ रहा है अभी तक का 10 साल का। लेकिन 5 साल का देखा जाए तो वो 30 के ऊपर ही है और वो मेंटेन करे जा रहे हैं। तो इस टाइप में कंपनीज को एनालाइज करना बनेगा। यहां पे आइए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चेक करिए कि ये एम्फेसिस की तरह क्यों नहीं सस्टेन कर पाई, इसमें इतनी बड़ी फॉल का रीजन क्या है। आओ समझो। सितंबर 2024 की रिवेन्यू और अभी सितंबर 25 की रिवेन्यू बढ़िया है। मार्जिन्स यहां पे इसने बहुत अच्छे मेंटेन करे हैं। प्रॉफिट 70 करोड़ से 82 करोड़ हो गए, अच्छी बात है। अब आप एक चीज नोट करोगे, यहां पे आपको क्या सस्टेन दिख रहा है क्या? प्रॉफिट्स नहीं दिख रहा ना। देखो प्रॉफिट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप देखोगे मार्च में यहां पे प्रॉफिट्स कितने अच्छे थे, लास्ट ईयर भी अगर आप मार्च में देखोगे प्रॉफिट्स अच्छे। तो इस कंपनी के बिजनेस को मार्च जो है सबसे अच्छा रिवेन्यू दे रहा है, ऐसा लग रहा है। देखो यहां पर पीछे भी उस जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे उससे मार्च में अच्छी रिवेन्यू आती है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस बार भी दिसंबर और मार्च आ सकता है। ध्यान में रखना है क्या होता है क्या नहीं। दिसंबर का अगर प्रोजेक्ट लिया जाए तो लास्ट ईयर 89 करोड़ का प्रॉफिट था, दिस ईयर हम देखेंगे क्या होगा। बट इन टर्म्स ऑफ द रिवेन्यू इस कंपनी ने भी अपने आप को मैनेज किया है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है मार्जिन्स में। जून के अंदर कंपनी के मार्जिन्स देखो और लास्ट ईयर में जून में कंपनी के मार्जिन्स देखो, यहां पर प्रॉब्लम आई है। ये देखो मार्जिन 15% हो जाते हैं जून के अंदर। अब जरा और पीछे चलो, जून में ये देखो 13% हो गए। जून के अंदर कंपनी स्ट्रगल करती है, पता हो गया आपको। सितंबर में 20% रहा है। अब आओ आगे देखना, ये सितंबर 23% और ये सितंबर 26%। मतलब सितंबर जो है उसमें इतना स्ट्रगल नहीं होता। अब दिसंबर में आओ 24%, यहां पे आओ 28%, यानी दिसंबर में भी उतना स्ट्रगल नहीं होता है। अब जरा एक बार और पीछे देखो, ये भी पीछे 23% थे। मार्च में 32%, मार्च में 33%, मार्च में 32%। मार्च में सबसे कम स्ट्रगल हो रहा है कंपनी को मार्जिन्स मेंटेन करने में। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस होती है। मैं अगर इनको समझाने बैठूं एक एक पॉइंट को तो देयर विल बी लॉट ऑफ डेज, उतने लग जाएंगे। हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन इन सब चीजों को क्लियर करता है। मैं सच बताऊं आपको तो यहां पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। यहां आइए, ये एनालाइज करिए तो कंपनी की रिवेन्यूज में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर रिवेन्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन्स कंपनी अच्छे मेंटेन कर रही है, कोई खराब नहीं है। मैनेजमेंट को थम्स अप फॉर दैट। यहां पे आइए प्रॉफिट्स, तो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स इन ट्रेलिंग 12 मंथ। बेस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी पोस्ट कर रही है, ये भी आपको नोट करना होगा। अब देखो बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के अंदर, मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूं। मेरा काम है सिंपल एकदम एनालिसिस आपको समझाना, जो एक कॉमन मैन भी कर सके।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छी है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ मेरे लिए अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर था वो एक टाइम पे लगभग 60% से ऊपर था 5 साल का, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर प्रसाद मिलेगा, वो अभी मिल रहा है क्योंकि एवरेज हो रहा है सब कुछ। रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। यहां पे आ जाओ इन्वेस्टर्स पे, व्हाट इन्वेस्टर्स आर डूइंग। तो यहां पे एक चीज नोट करनी होगी, प्रमोटर्स ने यहां पे कुछ एक होल्डिंग अभी बेची है, अगर आपको दिख रहा हो, मामूली सी 2 बेसिस पॉइंट के आसपास। एफआईआईज ने भी बेची है 2% के आसपास, डीआईआईज ने ले ली है और पब्लिक ने थोड़ी बहुत ऐड करी है। ये भी पब्लिक पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 1,65,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। अब मुझे दिक्कत कहां है वो मैं आपको बताता हूं। दिक्कत है मेरे को इस चीज से, क्यों बेची भाई प्रमोटर और एफआईआई से, इन्होंने क्यों बेचा? अभी चलो स्टॉक ऊपर होता है या कुछ और होता मैं सोचता, मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से कि वो अभी 52 वीक लो के आसपास है, इधर तुम काहे को बेच रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ सकती है क्या, वो सोचना पड़ेगा। तो वो चीजें हमें देखनी चाहिए, तो वो चार्ट पे क्लियर करेंगे। एक बार आओ देखते हैं कंपनी के बिजनेस कोर्स क्या क्या है, उसको समझो। तो यहां आइए, यहां मैंने लगाया है इसका रेवेन्यू ब्रेकअप, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप समझो पहले। इंप्लीमेंटेशन से लगभग 23% की रेवेन्यू, सपोर्ट डेवलपमेंट सर्विस चार्ज ऑन अ पीरियोडिक बेसिस से 27%, एनुअल मेंटेनेंस यानी एएमसी जो है लेती है उससे 20%, सेल ऑफ लाइसेंस फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लगभग 18%, क्लाउड से लगभग जो कमाती है वो 12%, जो कि सास रेवेन्यू होती है। अब आइए यहां पर लोकेशन वाइज, क्या यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है, यूएसए से सिर्फ 15% की रेवेन्यू है। एशिया पैसिफिक एक्स इंडिया, इंडिया को छोड़ के जो भी एशिया से है वो लगभग 23%, और इंडिया में लगभग 30%, और ईएमईए। अब ईएमईए का मतलब वापिस मसलूला क्लियरली पहले वाले बताया हुआ है, ठीक है। तो ईएमईए यानी कि यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो वहां से लगभग जो है वो 30%, 31% की रेवेन्यू। अब वर्टिकल समझो इसके, मैं वर्टिकल जरूर दिखाऊंगा, यहां देखो। तो वर्टिकल्स के अंदर बैंकिंग के ऊपर देखो कंपनी की डिपेंडेंसी है। बैंकिंग जो वर्टिकल है वहां से 68% की रेवेन्यू कंपनी लेकर आ रही है, तो देयर इज हाईली डिपेंडेंसी ऑन द बैंक। इंश्योरेंस के ऊपर भी है 14%, यानी कि एक तरीके से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस नहीं होती क्या, वहां पर है। अदर्स के ऊपर 11%, गवर्नमेंट और पीएसयूज के ऊपर लगभग 10% से भी कम है। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के या फिर आप बाहर के कह लो, वहां से जो बिजनेस है इसका ज्यादा है, क्योंकि वो बिजनेस वर्टिकल का इसका पार्ट बना हुआ है। क्लियर है? अब आओ जरा चार्ट्स पे, वहां पे चलते हैं, देखते हैं उधर क्या बन रहा है, क्या चीजें हो रही है। सो हियर वी हैव न्यूजन। सबसे पहले पास्ट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस सीखो आप, देखो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। ये वीडियो का उद्देश्य सिखाना ही है और आपकी वॉच लिस्ट में इसको लाना भी है, ठीक है। यहां देखो लगभग 19 से 20 के बीच में 75% की एक फॉल हमें देखने को मिली थी। देन एक बढ़िया राइज आता है और स्टॉक जो है वो एक अच्छी रैली करता है। अगेन 2021 से, यहां पे दिख रहा होगा 21 से यहां पर 23 तक, 21 से 23 के स्टार्टिंग तक, मतलब 21 और 22 आप मान लो 1.5 साल यहाँ पे नीचे रहा। यहाँ देखो बेस बिल्डिंग हुई जिसकी हम बात करते हैं, ये वन ऑफ द मेथड होता है बॉटम आउट का। यहाँ से एक ऊपर आया, फिर ये बॉटम, और फिर एक रैली बनती है। वो आगे के डिस्कशन है, मैं तो 1000 बार उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप पुराने हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर एक तेजी का सीन आता है। उसके बाद क्या होगा, वापस देखो यहां पर फिर से करेक्शन जो अभी तक 58% के आसपास आ चुका है, और स्टॉक लगभग उसी प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट में रिजल्ट्स कंपनी के आए थे, वो अच्छे ही है, खराब नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो बेयर्स की ग्रिप अभी भी बनी हुई है। उसके लिए हमें चाहिए जो अभी हो रहा है यहां पे, आई थिंक देयर इज सम कंसोलिडेशन दैट इज पेंडिंग हियर। तो वो अगर कंसोलिडेशन हो और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है देन ओनली रिव्यू किया जाएगा, अदरवाइज कितना ही अच्छा हो, क्यों कुछ भी हो, nobody is going to review this company, bulls are waiting, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मंथली चार्ट तो यही बता रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द वीकली एंड डेली चार्ट। वीकली क्या बोलता है? सो वीकली चार्ट पे आपको साफ साफ नजर आएगा कि स्टॉक एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन करने यहां आ सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन ये जो होगा ना, ये पेंडिंग अभी, ये चाहिए अपने को। ये जब तक नहीं होता आई डोंट थिंक बुल्स यहाँ पे आएंगे, बुल्स सिर्फ वेट कर रहे हैं, इतना हमें आइडिया लग जाता है। और हो सकता है ये कंसोलिडेशन के लिए स्टॉक एक फाइनल करेक्टिव वेव जो है वो यहाँ तक या इस जोन में कहीं भी लगा ले, बट वी नीड कंसोलिडेशन। या तो कंसोलिडेशन, देखो मैं बॉटम आउट के सिनेरियो समझाता हूँ कैसे होता है। या तो ऐसे जाता है तो एक कंसोलिडेशन ऐसे बनता है, ठीक है, फिर वो ऐसे जाता है, तो दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड होता है ये वाला कि ऐसे ऐसे आया, फिर वो ऐसे ऐसे करके इस टाइप से निकला, तो ये होता है सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म क्या हुआ, बुल्स आए, बेयर्स ने टाइम पास किया, फिर बुल्स ऊपर खींच के ले गए, ओके, तो उस केस में भी हमें क्लियर हो जाता है।
थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है बॉटम आउट का सिनेरियो कि वो ऐसे चल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे आया और ऐसे 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 ही चल गया, ठीक है। ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है, मेरे जैसे लोग तो इसको नहीं पकड़ पाते, बाकी कई लोगों की एक्सपर्टीज होती है तो वो पकड़ सकते हैं। तो मेरे से ये वाला नहीं पकड़ा जाता, मेरे लिए मुश्किल है, पकड़ा क्या नहीं जाता, पकड़ तो सकते हैं बट उसमें मैं कंफर्टेबल इतना नहीं रहता हूं। सो दिस इज थर्ड मेथड। तो इस टाइप के बॉटम आउट जो है वो होते हैं, ठीक है, इन्हीं टाइप से बॉटम होंगे और कोई तरीका नहीं है बॉटम आउट होने का। क्लियर है? तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि यहां पे कुछ हो, कुछ हुआ नहीं है, तो दिस इज ओनली इन द वॉच लिस्ट, इस पे कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आता। अब आओ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे लगाते हैं हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन। अब इसको देखो जरा, यहां पे रिजल्ट आया था, ये दिख रहा है आपको, ये रिजल्ट डे का कैंडल है, ये देखो, ये वाला कब का? 28 अक्टूबर का। अगर ये कैंडल आप देखो ना, दिस इज 28 अक्टूबर, ये रिजल्ट डे का कैंडल है। रिजल्ट के बाद में एक यहां पे हमें दिख रहा है कि ये इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की चेष्टा करी, लेकिन बेयर्स ने वापस से नीचे फेंक दिया। तो मुझे समझ आ गया कि आपने जो भी बुल्स हैं उनको अटैक बेयर्स ने जिन्होंने किया है, वो बेयर्स कहां से आए हैं? वो बेयर्स इस पॉइंट से आए हैं। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से आए हैं। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब सीधा सीधा है, ये जब इसके ऊपर आएंगे या तो तब रिव्यू करेंगे। अगर यहीं से ऊपर जाने लगा तो, यहीं से ऊपर नहीं जाता, अगर नीचे जा रहा तो मेरे को रिव्यू की जरूरत नहीं है, फिर नीचे रहने दो। हाँ, कंपनी के फंडामेंटल वाइज अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कोई नए इश्यूज लेके आओ कि नहीं इस कंपनी पे वो केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारे चलते रहेंगे, वो हर कंपनी में चलते रहते हैं। बिजनेस वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, लेकिन यस, प्राइस एक्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से बुल्स यहां पे इसको नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। बुल्स अभी भी वेट कर रहे हैं अच्छे समय का, एक स्ट्रेंथ का, वो बुल्स को अभी तक नहीं दिखी है। अब वो यहां से दिखती है या और नीचे से, दैट इज अप टू मार्केट एंड अप टू द सिचुएशन। बट फिलहाल की डेट में इसमें वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है क्या, जो मैंने आपको पॉइंट बताया है उसके ऊपर आए तो बुल्स रिव्यू कर सकते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए या मुझसे सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप सारी डिटेल ले सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को पढ़ना मत भूलिएगा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां है। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।